कैसे हो बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने कूलाम लॉ मीडियम में देखा और साथ ही साथ उस कूलाम लॉ का अपन ने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी किया और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन निकालने के बाद अपन ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कूलाम लॉ है, वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आज के वीडियो में बच्चों अपन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे कूलाम लॉ से रिलेटेड और साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी देखेंगे। तो बच्चों आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए इम्पोर्टेंस पॉइंट related to कूलाम लॉ। सबसे पहला पॉइंट जो है कूलाम लॉ से रिलेटेड कि जो आपका कूलाम लॉ है, जो कूलाम लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट है, वो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के लिए अवेलेबल है। स्टेशनरी पॉइंट चार्ज बहुत छोटा चार्ज होना चाहिए और स्टेशनरी रेस्ट में होना चाहिए। तो पहला पॉइंट है कूलाम लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। सेकेंड पॉइंट जो है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कूलाम फोर्स है, वो एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब है जो ये फोर्स लगता है वो ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से लगता है। तो सेकेंड पॉइंट है कूलाम लॉ, कूलाम फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। तीसरा पॉइंट कूलाम फोर्स, या इसको अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कूलाम फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है कि इसके थ्रू जो वर्क डन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होगा, वो कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। वो केवल पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। अगर मान के चलो कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो ऑर्बिट में जब वो रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड, तो पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा, और डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। किसके थ्रू? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है आपका वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, बिकॉज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स does not depends on पाथ पे डिपेंड नहीं करता। बच्चों अब जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कूलाम लॉ फॉलो न्यूटन एक्शन रिएक्शन लॉ। जो कूलाम लॉ है वो न्यूटन्स के एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने इसको प्रूफ किया था। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है कूलाम लॉ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। जो कूलाम लॉ है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है।
मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो है F प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये है इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो कूलॉम लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये 5 पॉइंट हैं जो आपको याद में रखना है। एक चीज और बताता हूं आपको, 6 पॉइंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज does not affected by presence of another charge। इस पॉइंट में ये बोला गया है कि दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी तीसरे या अन्य चार्ज के आ जाने पर अफेक्टेड नहीं होगा। जैसे मैं आपसे बोलता हूं, अपने पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2। Q1 के थ्रू Q2 पे फोर्स लग रहा है F21। अगर मैं इन Q1 और Q2 के बीच में कोई तीसरा चार्ज रख दूं Q3, तो अभी भी Q1 के थ्रू Q2 पे लगने वाला फोर्स F21 वेक्टर ही होगा, ये चेंज नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो किसी तीसरे चार्ज या किसी एनोदर चार्ज के आ जाने पर अफेक्टेड नहीं होगा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स थे कूलॉम लॉ से रिलेटेड। पहला पॉइंट था कि कूलॉम लॉ केवल वैलिड है स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के लिए। दूसरा पॉइंट था कूलॉम जो फोर्स है वो एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब है वो सेंटर से काम करता है। तीसरा है कि कूलॉम जो फोर्स है वो आपका एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब इसके थ्रू जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। फोर्थ जो पॉइंट था वो ये था कि जो कूलॉम लॉ है वो न्यूटन्स के एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है। फिफ्थ पॉइंट है कि जो कूलॉम लॉ है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। और सेवंथ पॉइंट है आपका, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा बिटवीन टू पॉइंट चार्ज वो कभी भी अफेक्टेड नहीं होगा किसी तीसरे चार्ज की प्रेजेंस में। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का जो स्टेटमेंट है, पहले मैं इसे नोट लिख रहा हूं, उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on a point, according to principle of superposition, electrostatic force on a point charge due to system of charge is always equal to vector sum of electrostatic force on point charge due to individual charge of system। तो बच्चों समझो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में एक सिंपल सी बात बोली गई कि कोई भी आपके पास सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं और उस सिस्टम के बाहर एक कोई दूसरा पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो उस सिस्टम के थ्रू जो बाहर चार्ज रखा हुआ है, सिस्टम के बाहर जो चार्ज है, उस पर जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो सिस्टम के जितने भी पॉइंट चार्ज हैं उनके थ्रू उस पॉइंट चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के
वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज ऑफ सिस्टम। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखिए, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक सिस्टम रखा हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट चार्ज हैं। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इस तरीके से Qn चार्जेस हैं इसमें। Q1 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वो है r1 वेक्टर। Q2 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो है r2 वेक्टर, और Qn चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो है rn वेक्टर। अब यहां बाहर एक कोई भी पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q0। इस पॉइंट चार्ज Q0 पर हमें इस सिस्टम के थ्रू नेट फोर्स निकालना है। तो बच्चों मुझे बताओ, ये Q1 चार्ज जो है वो इस Q0 पर फोर्स लगाए। मैंने इस फोर्स को नाम दिया F। ये फोर्स किस पे लग रहा है? Q0 पे लग रहा है। किसके थ्रू? Q1। तो जिस पे लगता है उसे पहले लिखेंगे नॉट को, और किसके थ्रू लग रहा है? Q1 के थ्रू, तो F01 वेक्टर। अब एक चीज और फोकस कीजिए, इस फोर्स की डायरेक्शन है Q1 से Q0 की तरफ, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, डायरेक्शन किधर से किधर है? Q1 से Q0 की तरफ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने r, इनिशियल पोजीशन 1 है और फाइनल पोजीशन 0 है, तो इसे r10 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ऐसी तरीके से Q2 चार्ज Q0 पे फोर्स लगाएगा, तो Q2 चार्ज Q0 पे जो फोर्स लगा रहा है वो कितना फोर्स लगा रहा है? F Q0 पे लग रहा है तो 0, किसके थ्रू? Q2 के थ्रू, F02 वेक्टर। इसी तरीके से Qn चार्ज भी फोर्स लगाएगा इस पे, ये कितना फोर्स लगाएगा? F0n वेक्टर। अब मुझे बताइए, F02 वेक्टर की जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन है Q2 से Q0 की तरफ, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा? R20 वेक्टर, और इसके लिए क्या आएगा? Rn0 वेक्टर। ठीक है। अब जो आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है कि इस Q0 चार्ज पर जो फोर्स है, नेट फोर्स, वो इन सभी फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो देखिए, resultant force on point charge Q0 due to system of charge। तो देखिए, रिजल्टेंट जो फोर्स होगा उसको मैंने डिनोट किया है वेक्टर F से। अब मुझे बताइए इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं? F01 लग रहा है, F02 लग रहा है, F0n लग रहा है, तो इन सबका मैं वेक्टर सम कर लूंगा। F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस सो ऑन प्लस F0n वेक्टर। अब 1 बाय 1 इन सभी फोर्सेस की अपन वैल्यू निकालेंगे। तो वेक्टर F इज इक्वल टू, सबसे पहले निकालेंगे F01। F01 जो वेक्टर है, ये जो फोर्स है F01 वो किस किस के बीच में है? Q1 और Q0 के बीच में। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज है Q1, दूसरा है Q0, और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है बच्चों मैंने इसके? R10, तो R10 का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए R10 कैप प्लस, अब F02 वेक्टर फोर्स निकालना है F02, तो F02 के लिए क्या करेंगे? कौन कौन किस किस के बीच में F02 वेक्टर फोर्स? Q2 और Q0 के बीच में। तो बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0, डिस्प्लेसमेंट कितना लिया मैंने इसके लिए? R20 का स्क्वायर, डायरेक्शन के लिए R20 कैप प्लस सो ऑन प्लस, अब कौन सा फोर्स निकालना है? F0n। F0n जो फोर्स है, F0n वेक्टर जो फोर्स है वो है
Qn और Q0 के बीच में, तो Qn और Q0 के बीच में है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn और Q0 अपॉन R n 0 का होल स्क्वायर Rn0 कैप। इस तरीके से हम नेट फोर्स निकालेंगे। अब इसमें आगे अगर स्टेप देखना चाहूँ तो कॉमन ले लेते हैं अपन इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है और साथ में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखो Q0 कॉमन है, यहाँ पे भी Q0 आ रहा है, यहाँ पे भी Q0 आ रहा है, तो मॉड ऑफ Q0 को भी भाग ले लेते हैं। आप बताइए क्या रिमेनिंग रहेगा यहाँ पे, मॉड ऑफ Q1 अपॉन R10 का होल स्क्वायर R10 कैप। दूसरे में क्या बच रहा है, मॉड ऑफ Q2 अपॉन R20 स्क्वायर R20 कैप प्लस सो ऑन प्लस, अब nth वाले टर्म्स में क्या बच रहा है, मॉड ऑफ Qn अपॉन Rn0 का स्क्वायर Rn0 कैप। ठीक है बच्चों, अब इसको अपन अगर स्टैंडर्ड तरीके से लिखना चाहें तो देखिए यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ n आ रहा है, यहाँ R1 0, यहाँ R2 0 और यहाँ Rn 0। तो मैं इसे ये लिख सकता हूँ कि वेक्टर f इज इक्वल टू मॉड ऑफ Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मॉड ऑफ Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल टू 1 to n। मैं I की वैल्यू 1 से लेके n तक लेके जा रहा हूँ। समेशन का मतलब होता है सम, सम का मतलब Q1 जब I की वैल्यू 1 रखेंगे तो आप देखिए इसको क्या लिखेंगे, Q मॉड ऑफ Qi 1 की जगह हमने I ले लिया अपॉन R, यहाँ 1 0 है तो Ri0 0, Ri0 का स्क्वायर और यहाँ Ri0 कैप आ जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। अब समेशन कैसे करेंगे, ये तो कॉमन रहेगा ब्रैकेट में Qi, तो I की वैल्यू पहले 1 रखेंगे तो Q1 अपॉन R10 का स्क्वायर R10 कैप, फिर प्लस आ जाएगा, फिर I की वैल्यू 1 से बढ़ा के 2 कर देंगे तो Q2 अपॉन R20 स्क्वायर R20 कैप आ जाएगा, फिर प्लस, फिर I की वैल्यू बढ़ा के 3 कर देंगे तो Q3 अपॉन R30 का स्क्वायर R30 कैप। इस तरीके से आगे चलता रहेगा। बच्चों अब हम कूलॉम लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो सामने बोर्ड पे देखिए, यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल हैं। पहला न्यूमेरिकल जो है वो क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हमें मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी फाइंड आउट करनी है। इफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज 6, अगर मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 6 है तो अपन पहले क्वेश्चन को देखें। आंसर फर्स्ट, हमें फाइंड आउट करनी है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन निकालनी है हमको, और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम दे रखी है 6, एप्सिलॉन r इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 6। तो बच्चों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एप्सिलॉन जो r होता है, रिलेटिव जो परमिटिविटी होती है उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन यहाँ पे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम है और एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बोले तो एयर और वैक्यूम है। देन यहाँ से एप्सिलॉन किसके बराबर आएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या बताइए अपने 8.85 इनटू 10 की पावर -12, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है कितनी दी हुई है आपको, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 6, तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई करें। अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई 8.85 में करूं तो 6 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 30, 6 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 48, 48 और 3 करेंगे तो 51, फिर 6 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 48, 48 और 5 53.1 इनटू 10 की पावर -12, और इसका जो यूनिट होगा वो होगा कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। अब सेकंड जो क्वेश्चन है उसको देखिए, आंसर नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन में क्या है देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन एयर इज 100 न्यूटन। आपके पास 2 स्टेशनरी चार्जेस हैं, अब वो एयर में रखे हुए हैं, उनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो 100 न्यूटन है। देन होल सिस्टम प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। अब मैंने इस पूरे सिस्टम को एक मीडियम में प्लेस किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। तो अब हमें
देन फाइंड आउट फोर्स इन मीडियम। तो हमें उन दोनों चार्जेस के बीच में न्यू फोर्स निकालना है, मीडियम में फोर्स निकालना है। तो आप याद कीजिए यहाँ वैक्यूम में जो फोर्स दे रखा है F नॉट इज इक्वल टू वो 100 न्यूटन दे रखा है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है आपको मीडियम का 5, और मीडियम में आपसे फोर्स पूछ रहा है आपसे। तो मैंने आपको एप्सिलॉन आर का जो फॉर्मूला बताया था वो बताया था F नॉट अपॉन Fm, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। तो यहाँ से Fm इज इक्वल टू क्या आएगा F नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। F नॉट की वैल्यू 100 है और एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है 5, 100 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो कितना न्यूटन आ जाएगा 20 न्यूटन। तो आपका मीडियम में फोर्स क्या हो गया डिक्रीज हो गया, वैक्यूम में फोर्स ज्यादा है और मीडियम में फोर्स कम हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका कूलॉम लॉ पर बेस्ड। बच्चों अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज F। 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स है F। If whole system is placed in air, अगर इस पूरे सिस्टम को क्वेश्चन में देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज F इन मीडियम। 2 पॉइंट चार्ज किसी मीडियम में रखे हुए उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो F है। If a whole system is placed in air, अगर इस पूरे सिस्टम को एयर में रख दिया जाए तो जो आपका फोर्स है then force increased by 300%, तो जो फोर्स है वो मीडियम के कंपैरिजन में 300% बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। Then find out डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, तो हमें मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो होगा आंसर नंबर 3, मीडियम में जो फोर्स दे रखा है उसका वैल्यू दे रखा है F। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज F इन मीडियम, तो मीडियम में फोर्स कितना है F। और इफ होल सिस्टम इज प्लेस्ड इन एयर देन फोर्स इंक्रीज बाय 300%। तो वैक्यूम एयर में जो फोर्स होगा F नॉट या F एयर मान लेते हैं, F एयर जो होगा वो दे रखा है, इस F का 300% ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो F तो है ये और F का 300% ऑफ F इंक्रीज हो रहा है, तो F एयर कितना हो जाएगा F 300% निकालेंगे तो 300 डिवाइडेड बाय 100 इनटू F। जब इसको सॉल्व करेंगे तो F ऑफ एयर F प्लस 300 से 100 कैंसिल आउट 3 टाइम्स 3F, तो F एयर किसके इक्वल आएगा 4F के इक्वल आएगा। तो बच्चों एयर में जो फोर्स निकल के आया है वो 4F निकल के आया है। अब बच्चों देखिए मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला बताया था एप्सिलॉन r इज इक्वल टू F नॉट अपॉन Fm। F नॉट का मतलब यहाँ F एयर है, तो एप्सिलॉन r इज इक्वल टू F ऑफ एयर, फोर्स इन एयर कितना है 4F और मीडियम में फोर्स कितना है F, F से F क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना निकल के आएगा मीडियम का 4। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर नंबर 4 उसको देखें आप। क्वेश्चन गिवन है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन एयर एट अ डिस्टेंस स्मॉल r इज F। 2 पॉइंट चार्ज हैं वो एयर में r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और उनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो F है। इफ होल सिस्टम इज प्लेस्ड इन मीडियम, अगर इस पूरे सिस्टम को मीडियम में प्लेस किया जाए ऐसे मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज, तो उन दोनों पॉइंट चार्ज की मीडियम में क्या डिस्टेंस होनी चाहिए बिटवीन टू गेट सेम फोर्स इन मीडियम, मीडियम में सेम फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। जितना फोर्स एयर में लग रहा था दोनों पॉइंट चार्जों के बीच में जब वो r डिस्टेंस में रखे हुए थे, उतना ही फोर्स F मीडियम में लगे उसके लिए कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए दोनों चार्जेस के बीच में, वो अपन को फाइंड आउट करनी है। तो देखिए मान के चलो ये अपना Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है और ये r डिस्टेंस में रखे हुए हैं कहां पर एयर में, और इन पे लगने वाला जो फोर्स है वो अपन ने ले लिया F। तो हियर F किसके इक्वल होगा ये बताइए मुझे आप, F इज इक्वल टू होगा आपका F एयर, जो एयर में जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है, तो F इज इक्वल टू क्या होगा K, पहला चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2, K Q1 Q2
और डिस्टेंस कितनी है r का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैंने इसको मीडियम में प्लेस किया दोनों चार्जेस को, Q1 और Q2, और मैंने मान लिया कि बीच की जो डिस्टेंस है वो r डैश है, मीडियम में प्लेस किया और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है एप्सिलॉन r। तो मीडियम में क्या होगा, यहाँ k की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ जो नया फोर्स लगेगा वो भी कितना लग रहा है, अभी भी फोर्स जो एयर में लग रहा है कितना लग रहा है F, तो यहाँ F इज इक्वल टू कितना आएगा, k की जगह 1/4 पाई, हाँ भाई एप्सिलॉन आता है, एप्सिलॉन की जगह अपन लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है r डैश का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों फोर्स इक्वल हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r डैश स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r डैश स्क्वायर बदल लिया, r डैश स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन r, तो r डैश इज इक्वल टू क्या आएगा r अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन r। इतनी डिस्टेंस पर अपन को मीडियम में रखना पड़ेगा उन दोनों चार्जेस को, जिससे एयर के बराबर उनमें फोर्स लगेगा। बच्चों अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखो, क्वेश्चन नंबर 5। अपने पास दो स्फेरिकल बॉडी है, सपोज ये A है और ये B है। इस बॉडी पे 10 माइक्रोकूलम चार्ज है और इस पर है 6 माइक्रोकूलम चार्ज, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है लेट्स सपोज ये x है। अभी इन दोनों बॉडीज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F है। इन दोनों बॉडीज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F है। अब क्वेश्चन ये है कि ये बोल रहा है कि अगर A स्फीयर से 30% चार्ज B स्फीयर पे ट्रांसफर हो जाए, बॉडी A से 30% चार्ज ट्रांसफर हो रहा है इस पे बॉडी B पर, तो अब इन दोनों बॉडीज के बीच में न्यू फोर्स कितना लगेगा वो अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले कंडीशन फर्स्ट देखते हैं, जब कोई भी ट्रांसफर नहीं हुआ है चार्ज तो जो फोर्स होगा, कंडीशन फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between A and B before transferring the charge, चार्ज के ट्रांसफर होने से पहले तो जो फोर्स लगेगा F किसके इक्वल होगा, K, Q1 की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम, तो 10 × 10⁻⁻⁶, और इसका दूसरा चार्ज है 6 × 10⁻⁻⁶, क्योंकि माइक्रो है तो 10⁻⁻⁶, और डिस्टेंस कितनी है x, तो x का स्क्वायर। जब इसको अपन लिखेंगे तो k 6 × 10⁻11 अपॉन x स्क्वायर ये आ जाएगा। इसको अपन लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब A स्फीयर से 30% चार्ज जा रहा है B स्फीयर, तो A का 30% निकालना पड़ेगा अपन को, A के चार्ज का 30%, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम A टू B, तो अमाउंट ऑफ चार्ज जो ट्रांसफर हो रहा है वो कितना है Q। मान लेते हैं किसका 30% जा रहा है 10 माइक्रोकूलम का, तो 30/100 इंटू 10 माइक्रोकूलम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.3 × 10 माइक्रोकूलम, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 माइक्रोकूलम। तो मतलब बॉडी A से बॉडी B की तरफ 3 माइक्रोकूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, मतलब 3 माइक्रोकूलम चार्ज A से निकल रहा है और B पे पहुंच रहा है। तो A का चार्ज तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और B का चार्ज इंक्रीज होगा। तो चार्ज ऑन A, तो चार्ज ऑन A कितना रहेगा, देखिए 10 में से 3 माइक्रोकूलम गया,
तो 10 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम बराबर कितना आएगा 7 माइक्रोकूलम। और चार्ज ऑन बी निकाला है तो चार्ज ऑन बी इस पे आया है तो 6 में 3 इंक्लूड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो चार्ज ऑन बी आएगा 6 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू कितना आएगा 9 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये चार्ज आ गया आफ्टर ट्रांसफर दी चार्ज। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन A एंड B, तो नया फोर्स F डैश ले लेते हैं, वही फार्मूला K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 की जगह अब यहाँ कितना आएगा 7 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और Q2 की जगह कितना आएगा 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और डिस्टेंस कितनी आएगी x स्क्वायर। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो अगर मैं रेशियो निकालूं ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड f अपॉन f डैश इज इक्वल टू f की जगह आएगा k इंटू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 11 अपॉन में है x स्क्वायर इंटू, अब इसको डिवाइड करेंगे तो k इंटू 7 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और ऊपर आ जाएगा x स्क्वायर से x स्क्वायर k से k कैंसिल आउट। अब देखो बच्चों f अपॉन f डैश ऊपर रिमेनिंग रह रहा है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 11 और नीचे क्या रह रहा है 7 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 63, 10 की पावर माइनस 6 और 10 की पावर माइनस 6 10 की पावर माइनस 12 f अपॉन f डैश इज इक्वल टू ये माइनस 12 ऊपर जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, तो ये 60 अपॉन 63 आ जाएगा। अब इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए, अगर अपन इसको 3 से कैंसिल आउट करें तो ये 20 टाइम्स जाएगा और ये कितना जाएगा 21 टाइम्स जाएगा, तो f डैश इज इक्वल टू कितना आएगा 21 अपॉन 20 इंटू f। ये नया फोर्स हो जाएगा आफ्टर ट्रांसफरिंग दी चार्ज। ये जो नया चार्ज आएगा वो इनिशियल जो नया फोर्स जो आएगा वो इनिशियल फोर्स का 21 अपॉन 20 टाइम्स हो जाएगा, फोर्स इंक्रीज हो गया है आपका। बच्चों मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूँ, आप इन क्वेश्चनों के आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। जिन बच्चों के आंसर सही होंगे उन बच्चों में से कुछ बच्चों के नाम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है होमवर्क के लिए वो है द रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू सेम पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस 3 मीटर इज 1.6 मीटर। आपके पास दो पॉइंट चार्ज है, सेम पॉइंट चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, वो वैक्यूम में रखे हुए एक दूसरे से 3 मीटर डिस्टेंस पर और उनके बीच में लगने वाला जो रिपल्सन फोर्स है वो 1.6 न्यूटन है। तो हमें जो दोनों चार्जेस हैं उनका वैल्यू फाइंड आउट करना है। दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस F इफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज बिकम 3 टाइम्स देन फाइंड आउट न्यू फोर्स बिटवीन बोथ चार्ज। दो पॉइंट चार्ज है उनके बीच में लगने वाला फोर्स F है। अगर मैं उन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस को, दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है उसको 3 टाइम्स कर दूं, इंक्रीज कर दूं, तो अब नया फोर्स कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तीसरा जो क्वेश्चन है टू चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 into 10 की पावर माइनस 7 कूलम एंड 3 into 10 की पावर माइनस 7 कूलम आर प्लेस्ड इन एयर एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, देन फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। आपके पास दो पॉइंट चार्ज है वो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा वो अपन को फाइंड आउट करना है। जो फोर्थ क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम इज 18 न्यूटन। If whole system is immersed in a medium of dielectric constant 6, then find out force between point charge in medium। दो पॉइंट चार्ज के बीच में एयर्स में जो फोर्स लग रहा है वो 18 न्यूटन है। अगर इस पूरे सिस्टम को किसी मीडियम में प्लेस कर दें, मीडियम में डुबो दें, तो उस मीडियम में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 6 है, तो हमें उस मीडियम में दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं जिनका आप सॉल्यूशन निकाल के कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके आंसर के साथ हाजिर होऊंगा और अगली वीडियो में मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा और साथ ही साथ इक्विलिब्रियम पे बेस्ड भी कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा जो कंपटीशन लेवल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तब तक के लिए अलविदा।